मैं कांटेक्ट से मिल चुका था। होटल पहुंचकर मैंने दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लिया और पैकेट खोला। पैकेट में 8 वर्क थे जिनकी एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ था और 10,000 भारतीय रुपए थे। मैंने मोमबत्ती जलाई और सफात के सादा अतराफ को मोमबत्ती से गर्मी पहुंचाई। आहिस्ता आहिस्ता नारंगी रंग के हुरूफ उभरने शुरू हो गए। 15 मिनट तक सारे सफात की खुफिया रोशनाई से लिखी इबारत नुमाया हो गई। ये 8 वर्क हम पांचों के लिए थे। खैरियत से बॉर्डर क्रॉस करने और दिल्ली पहुंचने की मुबारकबाद दी गई थी। हौसले बढ़ाने के लिए अल्फाज की थपकी थी और मुझे एक नए मिशन को सब पर फौकियत देकर फौरी तौर पर उसे मुकम्मल करने का हुक्म था। डाक मिलने की रसीद, हालात का सरसरी जायजा और अब तक के काम को लिखने की हिदायत थी। मैंने जवाब लिखने के लिए पहले से तैयार करदा खुफिया रोशनाई से 2 सफात लिखे और वर्कों की दूसरी जानिब इंग्लिश नज़मों के कुछ हिस्से लिखे। खुफिया रोशनाई अब कोई भेद नहीं। आजकल तो माइक्रोफिल्म्स के जरिए कॉमन पिन के सिरे जितनी जगह में 40 से ज्यादा सफहात मुंतकिल हो सकते हैं। हम जो खुफिया रोशनाई इस्तेमाल करते थे वो प्याज या लहसुन या लीमू का पानी होता था। उससे कागज पर लिखा जाए तो सूखने के बाद कागज पर कोई निशान नहीं रहता और जब उसी कागज को गर्मी पहुंचाई जाए तो लिखे हुए अल्फाज नुमाया हो जाते हैं। मुझे अगले दिन कांटेक्ट को एक दूसरी जगह 10 बजे मिलना और अपना पैकेट उसे देना था। दूसरे दिन ठीक 10 बजे हम मुकर्ररा जगह पर मिले और मैंने अपना पैकेट उसके हवाले कर दिया। साथियों के खत मैंने कांटेक्ट के वापस जाने के बाद उन्हें दिए। हम अपने वतन से इस पहले राब्ते पर बहुत खुश थे। इन 8 वर्कों ने हमारे हौसले और बढ़ा दिए थे। हमने एक बार फिर अपने मिशन की तकमील के लिए तजदीद अहद की और थोड़ी देर बाद मैं वापस अपने होटल आ गया और आते ही अपने नए मिशन की तैयारियों में मसरूफ हो गया। मैंने लिप्टन ग्रीन लेबल और ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल के 6 टिन लिए। रात को उनकी ब्लेंडिंग की और उन्हें अंदाजन 200 ग्राम के पैकेटों में बांधकर सोल्यूशन टेप से बंद कर दिया। मैं मिशन की तकमील के लिए दिल्ली से बाहर जा रहा था, लिहाजा रात भर मुख्तलिफ तरकीबें सोचता रहा। दूसरे दिन मैंने साथियों को अलविदा कहा। ट्रांसमीटर जो उनके आगरा और झांसी जाने के दौरान मैंने अपने पास रख लिया था उन्हें वापस किया। होटल वापस आकर मैं जल्द ही गहरी नींद सो गया। अगले रोज सुबह सवेरे मुझे रवाना होना था। मैंने अपने कांटेक्ट को एक नई जगह और बाद दोपहर का वक्त दिया था और 12वें रोज उसे मिलने का कहा था। मैं चाहता था कि इन 12 दिनों में अपनी नई असाइनमेंट की मुफस्सल रिपोर्ट बनाकर भेज दूं। अपनी गैर मौजूदगी में मैंने ट्रांसमीटर वाले साथी को अपना सेकंड इन कमांड मुकर्रर किया। ये चारों चूंकि पहले मुख्तलिफ होटलों में ठहरे थे और फिर मैंने उन्हें कोरोनेशन में मुंतकिल कर दिया था, इसलिए उन्हें मैंने होटल के बाहर एक दूसरे से राब्ता करने की इजाजत दे दी। आपने महसूस किया होगा कि मुझे जो हिदायत पाकिस्तान से रवानगी के वक्त दी गई थी मैंने उनमें कुछ रद्दो बदल कर दिया था। इसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान में बैठकर भारत के अंदरूनी हालात का सही अंदाजा नहीं हो सकता। 1971 में साबिक मशरकी पाकिस्तान में भारत की नाकाबिल यकीन कामयाबी ने उन्हें कुछ ज्यादा ही खुद एतमाद बना दिया था। दिल्ली में चंद रोजा कयाम के दौरान मैंने महसूस किया कि वहाँ सिक्योरिटी ज्यादा टाइट नहीं थी। दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है और वहाँ भारत के हर इलाके के लोग रहते हैं जिनसे उन्हें खतरा हो सकता था। उन्हें वो शिकस्त देकर तकरीबन मुर्दा समझ बैठे थे। मुख्तसरन ये अर्ज करूं कि मैंने हालात को देखते हुए हिदायत के खिलाफ कुछ तब्दीलियां की थी। ये तब्दीलियां महज रिहाइश, बॉर्डर के गाइड्स को वापस भेजने और दिल्ली पहुंचने के लिए तयशुदा रास्ते की बजाय मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार करने तक थी, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मिशन की कामयाबी और साथियों का तहफ़्फ़ुज़ कुल्लियतन मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे अहमदनगर जाना था। पाकिस्तान में ब्रीफिंग के दौरान भी बताया गया था कि अहमदनगर भारतीय आर्मर्ड यानी टैंकों की ट्रेनिंग का मरकज है। इस ट्रेनिंग सेंटर में आर्मर्ड कोर के जवानों को न सिर्फ पहले से मौजूद टैंकों और उनकी गन्नों को चलाने की मशक करवाई जाती है, बल्कि रूस से दरामद शुदा टी सीरीज के नए टैंकों की ट्रेनिंग भी दी जाती है। छतों पर या शादियों में हवाई फायरिंग करने वाले माहिर निशानची और माहिर असलहा हरगिज नहीं हो सकते। दौरान जंग सामने से आती हुई हजारों लाखों गोलियों, बमों, गर्दो गुबार, धुएं, रात दिन की तमीज किए बगैर पानी, कीचड़ और बारिश में असलहे का ठीक ठीक इस्तेमाल और निशाना लगाना, असलहा खोलना, साफ करना और फिर जोड़ के ठीक ठीक निशाना लगाने वाला ही माहिर कहला सकता है। इस हकीकत को मानने से मैं कभी इनकार नहीं करूंगा कि भारतीय अफवाज अगर तरबियत में हमसे बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं है। बर्रे सगीर पर मुसलमानों की 1000 साला हुक्मरानी ने उन्हें कम हिम्मत बना दिया था और 65 की जंग में अददी लिहाज से बहुत कम पाकिस्तानी अफवाज ने उनके छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन 71 की जंग में
पाकिस्तान को दो लख्त करके और 90,000 पाकिस्तानी अफवाज को कैदी बनाकर उनके मुर्दा हौसलों में जान पड़ गई थी और वो फिर अखंड भारत का ख्वाब देखने लग गए थे। मेरा ये मिशन था कि मैं अहमदनगर के ट्रेनिंग सेंटर में जाकर नए दरामदी टैंकों के मुतालिक मुकम्मल मालूमात हासिल करूं कि कौन कौन सी रेजिमेंट यहाँ किन टैंकों पर ट्रेनिंग हासिल कर रही है। इसके अलावा ये भी मालूम करूं कि ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद ये रेजिमेंट्स कहाँ जाएंगी और किन इन्फेंट्री डिविजन्स के साथ इनको शामिल किया जाएगा। मुझे पूरी तरह एहसास था कि ये मालूमात पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। भारत के पास मुल्की साख्ता विजेंत टैंक भी थे जो बहुत वजनी और नकलो हरकत में बहुत सुस्त थे। 1965 में भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल चौधरी को इन टैंकों पर बहुत गुरूर था। इन्हें स्याह हाथी यानी ब्लैक एलिफेंट का नाम दिया गया था। देखने में ये पहाड़ जैसा टैंक पाकिस्तानी RR बजूका और हवाई जहाजों के लिए सिटिंग डक साबित हुआ। भारत के पास इनके अलावा फ्रांसीसी साख्ता AMX-13, रूसी PT-76 और रूसी T सीरीज के टैंक थे। 71 की जंग के फौरी बाद रूस ने भारत को T सीरीज के बेहतर क्वालिटी और कारकर्दगी के टैंक भी दिए थे, जबकि हमारे पास पुराने अमरीकी शर्मन, पेटन और M सीरीज के टैंक थे। ट्रेनिंग के बाद इन टैंकों की रेजिमेंट्स को हिंदो पाक बॉर्डर पर तैनात किया जाना था। पाकिस्तान के लिए इन टैंकों की कारकर्दगी और इनकी डिप्लॉयमेंट पोजीशन से आगाही बहुत जरूरी थी। मसलन अगर T-57 भारतीय टैंक के सामने हम अपने जंग अजीम दोम के फरसूदा शर्मन टैंक रखें तो सिवाय अपने टैंकों की तबाही के कुछ हासिल ना हो सकता था। T-57 के सामने पाकिस्तान को अमेरिका से मिले M सीरीज के नए टैंक और पैटर्न टैंक लाने थे। इसी वजह से मुझे ये अहम मिशन सौंपा गया था। अहमदनगर बंबई से तकरीबन 500 किलोमीटर पहले गोदावरी दरिया के बिल्कुल करीब अलग थलग जगह पर वाक़ था। इसके गिरदोनिवाह में भी कोई बड़ी सनत या बड़ा शहर नहीं है। गोदावरी दरिया की एक नहर अहमदनगर के बिल्कुल करीब से गुजरती है। ये इलाका टैंकों की तरबियत के लिए निहायत मौजू है। यहाँ ऊंचे नीचे टीलों, रेत, कीचड़ और पानी की मौजूदगी से टैंकों को हर तरह की तरबियत दी जा सकती है। करीब 20-22 घंटे सफर के बाद मैं अहमदनगर पहुंचा। एक ठीक ठाक होटल में कमरा ले लिया। मेरा अहम मसला उन ममनुआ हुदूद में दाखिल होना था जहां ब्रिगेड हेडक्वार्टर और डिवीजन हेडक्वार्टर थे। ट्रेनिंग के इलाके में दाखिल होना अव्वल तो फजूल था और दूसरे तकरीबन नामुमकिन। ब्रिगेड हेडक्वार्टर और फिर उसके तवस्सुत से डिवीजन हेडक्वार्टर में पहुंचने के लिए मैंने अपनी ब्लेंडेड चाय का सहारा लिया और दोनों जगहों पर 2IC और ADOS तक पहुंच गया। दोनों को लंगर के लिए अपनी चाय पेश की। मैंने उन्हें अपना बंबई का न्यू नागपाड़े का एड्रेस दिया, जिसके बिजनेस कार्ड मैंने दिल्ली से ही बनवा लिए थे, और अहमदनगर में होटल में रिहाइश का भी बता दिया। मुझे यकीन था कि मेरी चाय की क्वालिटी और कीमत उनके लिए बाइसे कशिश होगी। दोनों हेडक्वार्टर्स में जाते ही मैंने डिवीजन और रेजिमेंटल निशानों से उनकी शनाख्त की। वो सब तकरीबन एक ही डिवीजन के ब्रिगेड और रेजिमेंट्स के थे। अब मुझे तलाश थी ट्रेनिंग लेने वालों की। शाम को मैं शहर में घूमने निकल गया। मैंने साइकिल रिक्शा लिया और सारा शहर घुमाने को कहा। ट्रेनिंग सेंटर की जानिब जहां शहर की हुदूद खत्म होती हैं, वहां छावनी से बाहर शराब खाने थे, जहां मैंने फौजी जवानों को अंदर जाते और बाहर निकलते देखा। मैं एक शराब खाने में दाखिल हुआ। वहां मुख्तलिफ रेजिमेंटों के निशान लगाए हुए फौजी मौजूद थे। पाकिस्तान में ट्रेनिंग के दौरान चूंकि मुझे भारत की तमाम डिविजन्स, ब्रिगेड्स और रेजिमेंटों के निशान अजबर करवाए गए थे, इसलिए मैंने फौरन पहचान लिया कि ये सब मुख्तलिफ टैंक रेजिमेंटों के ही जवान थे। भारत में उस वक्त फौजियों को हर रोज राशन में 2 आउंस शराब मुफ्त मिलती थी। जाहिर है कि सिर्फ 2 आउंस शराब से उनका नशा पूरा नहीं हो सकता था, इसलिए छावनी के गिर्द शराब खाने बने हुए थे जहां देसी शराब मिलती थी और वहीं पर ये फौजी अपनी बकिया तलब पूरी करते थे। मैंने इन शराब के नशे में झूमते फौजियों से अपने मतलब की बातें उगलवाने का मंसूबा बनाया और वापस होटल लौट आया। अगले दिन मैं फिर 2IC और ADOS के दफातर में गया। मेरी चाय के नमूने अभी वहीं पड़े थे। दोनों जगहों से मुझे कहा गया कि 1 महीने के अंदर वो फैसला करेंगे कि मेरी चाय खरीदी जाए या नहीं, और अगर फैसला मेरे हक में हो गया तो मुझे मुसलसल सप्लाई जारी रखने के लिए ज़र-बयाना भी जमा करवाना पड़ेगा। मेरे साथ बाकायदा मुआहिदा किया जाएगा कि मैं कब से सप्लाई शुरू करूं। दफ्तर के क्लर्कों वगैरह की गुफ्तगू से मुझे अंदाजा हो गया कि डिवीजन हेडक्वार्टर में ADOS और ब्रिगेड हेडक्वार्टर में 2IC और एडजुटेंट से राब्ता बढ़ाना, या यूं कह लीजिए कि उन्हें खुश करना लाजमी होगा, तभी मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकेगा। मैंने ADOS के दफ्तर के एक जरा ज्यादा ही खिलंडरे किस्म के
एक क्लर्क को अपने होटल में शाम को गपशप करने के अलावा खुश करने के हवाले से बातचीत करने की दावत दी। उसने होटल में तो आने से माजरत कर ली, क्योंकि शहर में कई क़ैबा खाने होने की वजह से फौजियों के लिए अक्सर इलाके आउट ऑफ बाउंड थे और FIU और मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले फौजियों को इन ममनुआ इलाकों से पकड़ने के लिए घूमते फिरते रहते थे। एक फौजी क्लर्क को शहर के एक होटल में एक अजनबी सिविलियन के साथ देखकर वो शक कर सकते थे। मैंने उसे कहा कि फिर छावनी के बाहर शराब खानों में से किसी एक पर मिल ले। वो मान गया और मुझे एक शराब खाने की लोकेशन समझाई कि वहाँ 8 बजे शाम मिलेगा। उसे दावत देने से मेरा एक मकसद तो हल हो गया कि मैं इन शराब खानों में अजनबी बनकर न जाऊं, बल्कि कोई फौजी भी मेरे हमरा हो। एक बार वहाँ मुतारिफ हो गया तो फिर वहाँ दूसरों से अपने मतलब की बातें उगलवाने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। शाम 7:45 से भी पहले मैं उस शराब खाने में जा पहुंचा और बाहर टहलने लगा। दरवाजे से अंदर देखा तो वो पहले ही बैठा हुआ था। मैं अंदर उसकी टेबल पर गया। उसने पुरतपाक खैर मकदम किया और इससे पहले कि वो कुछ ऑर्डर दे, मैंने वेटर को सबसे अच्छी शराब की पूरी बोतल लाने को कहा। चंद लम्हों तक उसने रस्मी सा एहतजाज किया, जिस पर मैंने कहा कि तुम फौजी मुलाजिम पेशा और कलील तनख्वाह पाने वाले हो, जबकि मैं कारोबारी आदमी हूँ। इस दौरान उसके 2-3 वाकिफकार भी आ गए। उन्हें भी मैंने अपने टेबल पर बुला लिया। शराब खाने के इस हॉल में मुख्तलिफ टैंक रेजिमेंटों के जवान और NCO मौजूद थे और बहुत गुलगपाड़ा मचा रहे थे। मुझे ऐसे ही माहौल की तलाश थी। मैं खासा चौकन्ना भी था, लिहाजा उस रात सिवाय इधर उधर की बातों और हंसने हंसाने के अपने काम की कोई बात न की। वहां पर ही मालूम हुआ कि उस शहर का ये सबसे माकूल शराब खाना है और तमाम शराब खाने रात 12 बजे लाजमी तौर पर बंद हो जाते हैं। खाने के लिए भी सबकी पसंद का ऑर्डर मैंने दिया और जब हम उठे तो वो 3 बोतलें डकार चुके थे। इक्का दुक्का रिक्शे आ जा रहे थे। वो अपनी तरंग में छावनी की तरफ चले गए, जबकि मैंने एक रिक्शे पर होटल की राह ली। वहां का माहौल देखकर मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि अगली शाम से मैं अपने काम का आगाज कर दूंगा। अगले रोज मैं 7 बजे शाम ही वहां पहुंच गया और उस वक्त भी शराब खाने में खासे गाहक थे। गुज़श्ता रात की बड़ी टिप की वजह से वेटर ने बड़ी खुश अखलाकी से मुझे एक खाली टेबल पर बिठाया और उसी उम्दा शराब की बोतल ले आया। थोड़ी देर बाद मैं ग्लास हाथ में थामे उठा और एक टेबल के पास से गुजरते हुए जानबूझकर लड़खड़ाया और ग्लास एक फौजी पर उंडेल दिया। उस टेबल पर 5 फौजी बैठे हुए थे। वो मुझे घूरने लगे। मैंने माजरत की, मुस्कुराया और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। इससे पहले कि वो कुछ बोले मैंने कहा कि बंबई से आया हूँ, आप ही की छावनी में ADOS से कारोबारी सिलसिले में मिल चुका हूँ। आपका मेहमान हूँ, लेकिन अब आप 5 मेरे मेहमान हैं। शराबी अंदाज में मैंने बैरे को कहा कि मेरे टेबल से मेरी बोतल और 2 मजीद बोतलें इसी टेबल पर ले आए। हर जगह पर निचले रैंक के फौजी और जवान उमूमन बहुत महदूद सोच रखते हैं और फिर जब ADOS जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे का होता है उससे मिलने वाला कारोबारी शख्स ऐसे रैंक्स में बेतकल्लुफी से बैठ जाए तो वो खासे मुअद्दब हो जाते हैं। उन्होंने पहले तो मेरा मेहमान बनने से इनकार किया, लेकिन जब मैंने बेतकल्लुफी से उन्हें यार यार कहना शुरू किया तो उनकी झिझक खत्म हो गई और खासा दोस्ताना माहौल पैदा हो गया। थोड़ी ही देर में नौबत यहाँ तक पहुंची कि वो मेरे साथ ठट्टा मजाक करने लगे। मैंने निहायत होशियारी से गुफ्तगू का रुख अपने चाय के कारोबार, भारतीय बंगाल की चाय और फिर साबिका मशरकी पाकिस्तान से चाय भारत में स्मगल होने की तरफ फेरा। मैंने उन्हें कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि हमारी फौज ने पाकिस्तानी फौज से ढाका में हथियार डलवाए और बजाय इसके कि पूरे मशरकी पाकिस्तान पर कब्जा कर लेते तो अखंड भारत का आधा ख्वाब भी सच हो जाता और हमारे देश की सरहदों में वुसअत भी आ जाती। इसकी बजाय आप 90,000 पाकिस्तानी फौजियों को कैदी बनाकर ले आए। ना मालूम पाकिस्तान उन्हें वापस लेगा भी या नहीं। अब तो वो हम पर महज खुराक वगैरह का बोझ बनकर रह गए हैं। वो सब हंसने लगे। उनमें से एक जरा समझदार दिखाई देता था। वो बोला, साहब हम नुकसान में हरगिज नहीं बल्कि बहुत फायदे में हैं। 90,000 पाकिस्तानी फौजी हमारी कैद में हैं। इस शिकस्त से बाकी मानदा मगरबी पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है और आपको हम बहुत जल्द दिखाएंगे कि ये बचा कुचा पाकिस्तान भी हमारे कब्जे में आ जाएगा। मैं अजनाले का रहने वाला हूँ और फौज में 9 साल से टैंक रेजिमेंट में हूँ। हम शरणार्थी हैं और पेशावर के रहने वाले हैं। मेरे स्वर्गवासी पिता भी फौजी थे। वो 65 की जंग में अमर हो गए। वो कहा करते थे कि पूर्वी पाकिस्तान के मुकाबले में पश्चिमी पाकिस्तान को फतह करना आसान है, इसलिए कि पश्चिमी पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान हमारा दोस्त है। आधे से ज्यादा कश्मीर पर हमारा कब्जा है, जहां पर हम बुलंदी पर हैं। हमने इसी मकसद के हुसूल के लिए 65 में पश्चिमी पाकिस्तान में जंग लड़ी थी कि अटक तक अफगानिस्तान आगे बढ़कर कब्जा कर लेगा और अपने बॉर्डर से आगे बढ़कर हम गुजरांवाला तक का इलाका फतह कर लेंगे। उधर कश्मीर से हमारी
फौजें गुजरात, मीरपुर और मरी के रास्ते आगे बढ़कर सारे पाकिस्तान का तिया पांचा कर देंगी। इसके मुकाबले में पूर्वी पाकिस्तान में दरियाओं की बहुतात और दलदली इलाकों की वजह से लड़ना और उसे फतह करना ज्यादा मुश्किल है। बर्मा भी हमारा ऐसा दोस्त नहीं जो ऐसे वक्त में हमारी मदद करे। अब पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौजों से हथियार डलवाकर और कैदी बनाकर हम उन्हें अपने देश में ले आए हैं। पूर्वी पाकिस्तान से हमारा फौजी मुआहिदा है कि वो 20 साल तक 2 डिवीजन से ज्यादा फौज नहीं रखेगा। हमारे ज़ेरे एहसान मुजीब की वहाँ हुकूमत है। अब पश्चिमी पाकिस्तान की फौज हमसे लड़ने से पहले 100 बार सोचेगी कि उनके 90,000 मुस्लिम फौजी पहले ही हमारी कैद में हैं। अनकरीब हम आपको एक और बड़ी फतह की खबर देंगे। गर्जे के शराब के नशे में उसने खासी वाही तबाही बकी और मैं सोच रहा था कि महज चंद हजार मुसलमान गैर मुल्की फौजियों के बलबूते पर 1000 साल तक हुकूमत करने वाली कौम को ये 1000 साला गुलाम कौम का फर्द यूं बढ़ बढ़ कर ललकार रहा है जैसे कभी अपनी शिकस्त का ख्वाब तक न देखा हो। अपनों की गद्दारी की वजह से एक शिकस्त ने हमारी 1000 साला फतुहात और हुक्मरानी की दहशत को पाश पाश कर दिया। जोश से मेरा खून उबलने लग गया। जी चाहता था कि बोतल को तोड़कर उसी के टुकड़े से उसे जहन्नम वासिल कर दूं, लेकिन मसलहत और हुसूल मकसद की वजह से मैं न सिर्फ खामोश रहा बल्कि इन बड़कों में उनका साथ भी देता रहा। मैं अहमदनगर के भारतीय फौज के ब्रिगेड हेडक्वार्टर के करीब एक शराब खाने में बैठा हुआ था। 3-4 भारतीय फौजियों के साथ गपशप चल रही थी और बात अब जंग की तरफ आ चुकी थी। मैंने पूछा कि मशरकी पाकिस्तान को जिसे तुम्हारे स्वर्गवासी पिता के कहने के मुताबिक फतह करना मुश्किल था, तुमने इतनी आसानी से कैसे फतह कर लिया? तो उसने कहा, जिस मुल्क का सदर शराबी, कबाबी और जानी हो, ईस्टर्न कमांड का कमांडर बजाय जंगी चालें सोचने के रुकैया हॉस्टल ढाका में रिहाइश पजीर लड़कियों को जबरन उठवाता हो, जिसकी बिना पर 2 दर्जन से जायद लड़कियों ने 2 मंजिला छत से कूद कर इज्तिमाई खुदकुशी की हो, जिस मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज ना हो, उसे शिकस्त नहीं होगी तो और क्या होगा। वो फौजी पढ़ा लिखा और जंगी मालूमात पर खास दस्तरस रखता था। मैंने उसकी गुफ्तगू की बड़ी तारीफ की। नशे में होने की वजह से और एक सिविलियन से अपनी तारीफ सुनकर वो कुछ और भूल गया। कहने लगा, हमारी सरकार गैर मुल्कों से जो असलहा लेती है वो खूब छान फटक कर और अपने अव्वलीन मकसद यानी अखंड भारत के हुसूल के लिए कारामद जान कर लेती है। रूस हमारा सच्चा दोस्त है। जंग से ऐन कबल उसने हमारे साथ दिफाई मुआहिदा किया। यूएनओ में कश्मीर के मसले को हमेशा वीटो किया। 1962 में चीन के साथ जंग महज हमारी एक चाल थी कि हमें अमरीकी असलहा मुफ्त में मिल सके। रूस से दोस्ती के बावजूद हमने सिर्फ उसी एक मुल्क से अपने हथियारों के हुसूल की वाबस्तगी नहीं रखी। हमने बरतानिया, फ्रांस, पोलैंड और यूगोस्लाविया से भी हथियार लिए। 65 की जंग के बाद रूस ने हमें मिसाइल बोट्स ऑफर की, जिन्हें हमने फौरन ही ले लिया, जबकि वैसी ही मिसाइल बोट्स चीन ने पाकिस्तान को देने की पेशकश की, जिन्हें पाकिस्तान नेवी की आला सतही टीम ने लेने से सिर्फ इनकार इसलिए किया कि उनमें अफसरों और जवानों के रिहायशी कमरे अलग अलग न थे बल्कि एक साथ थे। जिन्हें पाकिस्तानी नेवी की आला सतही टीम ने लेने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया कि उनमें अफसरों और जवानों के रिहायशी कमरे अलग न थे बल्कि एक साथ थे। हमारी रूसी मिसाइल बोट्स ने ही पाकिस्तान के डिस्ट्रॉयर खैबर के चंद लम्हों में टुकड़े कर दिए। फ्रांसीसी टैंक AMX-13 की गोला फेंकने की रेंज 16 किलोमीटर है। PT-76 किस्म के पानी में तैरने वाले टैंक रूसी हैं, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क अमरीका पर इन्हिसार करता है और अमरीका खुद सबसे बड़ा गासिब है। रेड इंडियंस के मुल्क पर यूरोपीय अक़वाम ने कब्जा किया और फिर खाना जंगी के बाद रियासतों में बंटकर हुकूमत करने लगे और रेड इंडियंस को प्रिजर्वेशंस तक महदूद कर दिया। आज रेड इंडियंस सिर्फ फिल्मों में या कौमी त्योहारों पर सयाहों का दिल बहलाते नजर आते हैं। हमने अपनी दिफाई इंडस्ट्रीज लगाई और बहरी जहाज, हवाई जहाज और टैंक तक बनाने लग गए, जबकि पाकिस्तान एक जीप तक नहीं बना सका। उसकी बातें खंजरों की तरह मेरे सीने में पैवस्त हो रही थी, लेकिन मैं खामोश था। वो तो कामयाबी और शराब के नशे में बोल रहा था और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मुझे आईना दिखा रहा हो, और इन सुतूर में वही आईना मैं अपनी कौम को दिखाना चाहता हूँ। हम भी वही हैं, दुश्मन भी वही है और उसके अज़ाइम भी वही। पृथ्वी और अग्नि मिसाइल उसके जारहाना अज़ाइम की अक्कासी करते हैं। ये तो रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम की ज़ात पाक है जिसने इस आधे पाकिस्तान को अपनी पनाह में रखा हुआ है, वरना हमने तो अपनी बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को दुआएं देता हूँ जिसने वतन की मोहब्बत में अपनी अनथक मेहनत और खौफ की परवाह किए बगैर अरबों डॉलर की पेशकश को मुस्तरद करके पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बना दिया, वरना भारत तो 1974 में पाकिस्तानी सरहदों के करीब एटमी धमाका कर चुका था। हमारे न्यूक्लियर पावर बनने की वजह से ही भारत तिलमिला रहा है, वरना उसने तो हमारे पाकिस्तान को भी साबिका मशरकी पाकिस्तान की तरह तरने वाला ही समझ लिया था।